अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगा इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पोएम नंबर 3 लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नो एंड राइटर नेम है हमारा ए हाउसमैन। तो आज हम पढ़ेंगे जानेंगे कि लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नो पोएम क्या है और राइटर ने इसकी किस तरह एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, तो लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नो आपको एक बार फिर बताता चला जाऊँ कि ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, पोएम नंबर 3 है। ठीक है, और इसकी आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, वजाहत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात समझा दूँ कि इसका एक ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को, मींस के थीम बता दूं कि लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नो है क्या। अब लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नो का मतलब क्या है? तो राइटर कहता है कि लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ के दरख्तों में से प्यारा दरख्त या दरख्तों में से हसीन तरीन दरख्त जो है द चेरी नो, वो अब चेरी का है। दरख्तों में से हसीन तरीन दरख्त जो है वो चेरी का है। अब चेरी का दरख्त आप लोगों ने नोट किया होगा, ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, ये इस तरह के इलाकों में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर लंबा दरख्त नहीं होता। ठीक है, ये छोटा दरख्त होता है और इसकी टहनी पतली पतली टहनी होती हैं जो ऐसे फैली हुई होती हैं। तो आप लोग जो है ना सर्च करके देख लेना कि ट्रीज़ चेरी का जो दरख्त होता है वो किस तरह होता है। तो अब ये है कि उसने ये दरख्त क्यों लिखा, दरख्त के ऊपर क्यों पोएम लिखी। असल में ये जो एक पोएम है ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। कौन सी पोएम्स है? ये एक नॉस्टैल्जिक ये नॉस्टैल्जिक से निकला है नॉस्टैल्जिया। तो ये एक नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक पोएम है। अब नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक क्या होता है? नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक का मतलब है कि जब इंसान माजी की चीज़ों को लेके क्या करे, पछतावा करे कि जो मेरा अब पास्ट गुज़र चुका है, जो मेरा माजी गुज़र चुका है, तो उसमें मैंने बहुत सी कमी कोताहियों को छोड़ा है। ठीक है, मेरी कमी कोताहियाँ हुई हैं, तो मैं उसको सोचना रहना कि मीन्स कि मेरी कमी कोताहियाँ हुई हैं, क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं। तो माजी के ऊपर पछतावा जो करना वो होता है आपका नॉस्टैल्जिक पोएम्स। ठीक है, तो ये एक राइटर इसमें है। अब वो कहता है, सबसे पहले कहता है कि दरख्तों में से हसीन तरीन दरख्त जो है वो चेरी का है। ठीक है, अब उसके बाद वो देखेंगे क्या कहता है पोएम नंबर 3। ठीक है, पहली लाइन है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नो, कि अब दरख्तों में से हसीन तरीन दरख्त जो है वो चेरी का है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है कि वो इज़ हंग विद ब्लॉम अलोंग द बफ, के शाखों तक फूलों से लदा खड़ा है। मींस के वो कहता है जो चेरी का दरख्त है, जो उसकी शाखें हैं, ठीक है, उसकी शाखों पर क्या है, फल लगे हुए हैं। तो वो उसकी जो शाखें हैं वो फलों से क्या है, लदी हुई हैं या भरी हुई हैं। ठीक है, एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और जंगल के किनारे पर खड़ा है। ठीक है, अब देखें, खड़ा होना ये एक जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, गैर जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो वर्ड्स पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ये भी कहा था कि पर्सोनिफिकेशन, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा वर्ड्स है, एक ऐसी टर्म्स है कि ऐसी खसूसियात जो जानदार चीज़ों में पाई जाती हैं, वही खसूसियात आप गैर जानदार चीज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन कहता है। कैसे कि ऐसी खसूसियात जो जानदार इंसानों वगैरह में पाई जाती हैं, वही खसूसियात हम गैर जानदार चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, या वही खसूसियात हम गैर जानदार चीज़ों को दे देते हैं। वो क्या कहता है, पर्सोनिफिकेशन। अब वो ये इस लाइन में कहता है कि वो जंगल के किनारे पर जाने वाले रास्ते के ऊपर खड़ा है। जंगल में से जाने वाला जो गुजरने वाला रास्ता होता है उसके किनारे पर ये है, खड़ा है। तो खड़ा होना के दरख्त खड़ा कैसे होता है, खुद तो नहीं होता है, वो उगा हुआ होता है। ठीक है, खड़ा होने से मुराद कि वो एक खसूसियात दे रहा है जानदार चीज़ की, क्या जानदार चीज़ को। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर राइट, कि सफ़ेद लिबास पहने ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए। अब वो कैसे भाई,
वही पर्सोनिफिकेशन हो गया कि दरख्त कैसे लिबास पहन सकता है। तो उससे मुराद ये है कि वहाँ पर क्या है, बर्फ़बारी पड़ रही है, ठीक है। तो सफ़ेद कलर की बर्फ़ होती है, तो उसके ऊपर सारी क्या है, बर्फ़ जमी हुई है, तो वो क्या है, सफ़ेद लिबास पहने हुए। और ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए, अब ईस्टर का त्यौहार कैसे मनाने के लिए, इससे क्या मुराद है भाई, जो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई नहीं हुई, ठीक है, उनको सूली पर लटकाया गया था, और वो उनका ईमान है, उनका अकीदा है कि वो क़यामत से पहले वापस आएंगे और अपनी मखलूक का क्या है, अच्छा भला सोचेंगे और अपनी मखलूक के बारे में क्या है, अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो यही है कि जिस तरह वो ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं, तो इसी तरह ये दरख्त भी जो है ना, वो ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए तैयार खड़ा है। जैसे हमारे हज़रत मोहम्मद, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद पैदा हुए थे 12 रबी अव्वल को, हम उसका ईद मिलादुल नबी मनाते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम ईद मिलादुल नबी मनाते हैं, इसी तरह क्रिश्चियन भी अपना वो त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ों की निशानदेही कर रहा है राइटर, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है कि नेक्स्ट पैरा जो है, नेक्स्ट स्टैंजा से कह लें आप, दूसरा स्टैंजा, नाउ ऑफ माई 3 years and 10, अब मेरे 70 सालों में से 20 साल, ठीक है। नाउ ऑफ माई 3 years and 10, अब मेरे 70 साल, 3 का मतलब होता है 60 साल, एंड 10 साल, तो क्या मिल गए 70 साल। 1 स्कोर जो होता है आपका 20 साल का होता है, 2 स्कोर जो होता है आपका 40 साल का होता है, 3 स्कोर जो होता है आपका वो 60 साल का होता है। वो यही कह रहा है कि नाउ ऑफ माई 3 अब मेरे 60 years and 10, और 10 जमा करें तो 70 साल बन जाते हैं। तो क्या कहते हैं, अब मेरे 70 सालों में से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 वापस नहीं आएंगे। अब इससे ज़ाहिर होता है, देखें उसकी जो एज है वो 70 साल नहीं है, ठीक है, उसकी एज बहुत कम है, लेकिन वो 70 साल का इस वजह से जिक्र कर रहा है क्योंकि जो उनकी एक बाइबल बुक है उसके अंदर इंसान की जो औसतन उम्र है वो 70 साल, मीन्स के 70 साल जो है ना वो बताई गई है, ठीक है। तो वो कहता है जो मेरी औसतन उम्र 70 साल थी उसमें से 20 वापस नहीं आएंगे, मीन्स के उसकी जो एज है वो 20 साल है। जो वो 20 साल गुजार चुका है वो उसी के ऊपर पछतावा कर रहा है कि अब मेरे 70 सालों में से 20 साल वापस नहीं आएंगे, ठीक है। एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और 70 सालों में से 20 साल मेरे चले गए, या 70 बहारों में से मेरी 20 बहारें चली गई, ठीक है। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, अब मेरे पास सिर्फ 50 बाकी रह गए हैं, मीन्स कि अब मेरे पास सिर्फ 50 साल जो है ना वो बाकी रह गए। अब पहले स्टेंजे में वो क्या कह रहा था कि दरख्तों की वो खूबसूरती बयान कर रहा था, ठीक है, उसके बारे में खूबसूरती के बयान में रखा था। अब दूसरे स्टेंजे में वो अपनी जो ज़िंदगी उसकी गुज़र गई है वो उसी के ऊपर पछतावा कर रहा है कि मेरी जो है ना इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, मेरे पास अब बहुत कम साल हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेंजा जो है वो क्या कहता है, एंड सिंस टू लुक एट द थिंग्स इन ब्लूम, और चूँकि चीज़ों को देखने के लिए, क्या कहता है, और चूँकि चीज़ों को देखने के लिए, मीन्स कि उसने दुनिया देखनी है, ठीक है। 50 स्प्रिंग्स आर लिटल मोर, 50 साल बहुत कम है, या 50 बहारें बहुत कम हैं। क्या कहता है आप थर्ड पैराग्राफ में कि चीज़ों को देखने के लिए, दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए जो 50 साल हैं वो मेरे लिए बहुत ही कम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, तो मैं जंगल के किनारे चला जाया करूँगा। तो वो क्या कहता है कि एक शिकवा कर रहा है, पछता रहा है कि मैं अब फ्री नहीं बैठूँगा, क्या करूँगा कि मैं अब जंगल के किनारे चला जाया करूँगा, क्या करूँगा, उस ट्रीज़ को, दरख्त को, खूबसूरती को देखा करूँगा, ठीक है। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, ये देखने के चेरी बर्फ़ से लदा हुआ कैसा लगता है, क्या है, जंगल के किनारे चला जाया करूँगा और ये देखूँगा कि जो चेरी है वो बर्फ़ से लदा हुआ दरख्त जो है वो कैसे नज़र आता है या कैसे दिखाई देता है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। टोटल 3 स्टेंजे हैं। पहले स्टेंजे में वही चेरी का जो दरख्त है उसकी खूबसूरती के बारे में बयान किया गया है। दूसरे स्टेंजे में वो अपनी एज के बारे में बयान करता है कि मैंने 20 साल जो हैं वो ऐसे वेस्ट कर दिए हैं। अब तीसरे स्टेंजे में वो यही कहता है कि जो मेरे पास जो बाकी साल बचे हैं वो मैं ज़ाया नहीं करूँगा, अब वो क्या है मैं दुनिया की खूबसूरती को क्या है देखूँगा, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चंस होता है, ठीक है, कि जो एग्ज़ाम के हवाले से
अब देखें कि ये एग्ज़ाम के हवाले से पोएम नंबर जो 3 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर कोई ना कोई सवाल लाजमी आता है, या तो इसके कोई सिनोनिम्स आ जाता है, या इसका कोई क्वेश्चन आ जाता है, या इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। अब हमारे यहाँ जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मीन्स के 5 नंबर्स का आपका क्वेश्चन निकलता है इसमें से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब वो क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व करना होता है, या क्वेश्चन हमें किस वे में दिया होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये होता है कि आपकी पोइम्स की एक स्टेंजा जो है ना पोइम्स का, वो आपके पेपर में ऐड कर देता है, उसकी लाइनों को ऐड कर देता है। वो कहता है कि ये लाइनें पढ़ें, ठीक है, और इन लाइनों की पहचान करें कि ये लाइनें किस पोएम्स की हैं, ठीक है। फिर पहचान करें कि ये किस पोएम्स की हैं। उसके बाद वो कहता है कि जिस पोएम्स की हैं उस पोएम्स का राइटर नेम लिखें। जैसे इस पोएम्स का राइटर नेम A.E. हाउसमैन है, ठीक है। तो फिर कहता है लाइनों की पहचान करें, लाइनों की पहचान करके आप पोएम्स का नाम लिखें। फिर पोएम्स का नाम लिख के उसके बाद आप राइटर का नाम लिखें। फिर वो कहता है कि इसका मफहूम, जिसको आप कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, फिर कहता है कि इसकी कॉन्टेक्स्ट लिखें, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के बाद फिर कहता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन करें। जैसे मैंने वजाहत की है उर्दू लैंग्वेज में कि ट्री का दरख्त है तो कैसे होता है, कैसे, इसकी वजाहत करनी है। अब उसका तरीक़ाकार क्या है, अगर इस पोएम्स का कोई स्टेंजा आ जाता है तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है रेफरेंस की, रेफरेंस की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है। क्या लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। आगे आपने लिखना है पोएम्स का नाम, कि ये जो लाइनें हैं वो किस पोएम्स की हैं। अगर ये इसकी लाइन हुई तो क्या लिखेंगे, द लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो, द चेरी नो डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। These lines have been taken from the poem The Loveliest of Trees, The Cherry Now, and फिर आगे क्या लिखेंगे, The Cherry Now, फिर लिखेंगे written by A.E. हाउसमैन, ठीक है। तो इसके आपको 1 नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। These lines have been taken from the poem The Loveliest of Trees, The Cherry Now, written by A.E. हाउसमैन, इसका 1 नंबर। अब शर्त ये है, अगर आपने पोएम्स का नाम सही लिखा, राइटर का नाम गलत लिखा, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। दूसरी शर्त यह है, अगर आपने राइटर नेम सही लिखा और पोएम्स का नाम गलत लिख दिया तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी जो इसकी हेडिंग्स होती है वो होती है, क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपने इसका मफहूम लिखना है, थीम लिखनी है कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। ये 2 से 3 लाइनों या 4 लाइनों पे मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी। एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन की आपने वजाहत करनी है, कम से कम कोई 1 सफ़ा, ठीक है, या 1.5 सफ़ा होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया, ठीक है। तो ये है आपकी पोएम नंबर 3, जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी, मैंने आपको समझाई और मेथड समझाया कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला, वो कैसे करना होता है। सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है, रेफरेंस में क्या है, पोएम्स का नाम और राइटर का नाम आ जाता है, वो इस तरह से बयान करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं है, ये कैसे हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम है चैनल के ऊपर तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊँ वो आपको
टाइम पे वक्तन वक्त मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने पूरा पढ़ाना है, कुछ हम पढ़ भी चुके हैं और कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आप, यही मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे जो है ना लेक्चर्स को मिस ना करें, ताकि आप लेक्चर समझें, सुने और आपको समझ आए और आपकी मदद हो। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।